alaikum students. Today I'm not going to deliver lecture on some specific topic. I'm going to share some important tips with you people which are very important from examination viewpoint, particularly for the students of final year. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है कि वो बेयर एक्ट के बारे में है। मैं आपको बताऊंगी कि बेयर एक्ट क्या होता है एंड हाउ यू हैव टू यूज द सेम इन योर एग्जाम्स। जब हमारे स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में जाते हैं तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जहाँ वर्कलोड बढ़ता है, सब्जेक्ट्स जो हैं वो टफ हो जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स इस हवाले से आती हैं कि कैसे अब गो थ्रू करना है, कैसे एक प्रोसीजरल लॉ आ गया, टेम्परामेंट एक जो माहौल है वो मुकम्मल चेंज हो गया। पहले आपने कुछ कुछ और तरह का पढ़ा, अब कुछ और तरह की चीजें आ गई। तो वहां जहां और बहुत सी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वहीं पर आपके जहन में बहुत से सवालात इस लिहाज से भी उठते हैं कि पेपर के अंदर आपको अब यूनिवर्सिटी बेयर एक्ट प्रोवाइड कर रही है कुछ एग्जाम्स में, कुछ पेपर्स में, तो ये आपको बेयर एक्ट क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या मकसद है। बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि बेयर एक्ट होता क्या है। और इसमें कसूर जो है सिर्फ जो है मैं नहीं कहती कि सिर्फ स्टूडेंट का ही कसूर है। बाज़ औक़ात जो है आपको अपने कॉलेजेस के अंदर भी बाकायदा इस बारे में नहीं ब्रीफ किया जाता कि आपको जो है जब भी आप कोडिफाइड लॉ पढ़े तो आपको जो है बेयर एक्ट उससे भी मदद लेनी चाहिए। कुछ कहीं ना कहीं कोताही जो है शुरू के सालों में हो जाती है जिसकी वजह से स्टूडेंट फाइनल ईयर में भी पहुंच जाता है लेकिन उसको बेयर एक्ट के बारे में पता नहीं होता। अब मैं बात इस तरह से शुरू करूंगी कि आप अगर अपने एलएलबी जो पार्ट वन से लेकर फाइनल ईयर तक के सब्जेक्ट्स को अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको बेसिकली हम उन सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो सब्जेक्ट्स हैं जो थ्योरेटिकल हैं और दूसरे वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कोडिफाइड हैं। यानी हम एलएलबी के 3 सालों में या 5 सालों में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, या तो आइदर दे आर थ्योरेटिकल और दे आर कोडिफाइड। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होती हैं उनके पढ़ने का अपना एक टेम्परामेंट होता है। आपने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, आपने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, आपने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ा, फिर आप पार्ट थ्री में जब आप फाइनल ईयर में सॉरी जब आप पहुंचते हैं तो आप एडमिन लॉ पढ़ते हैं। यानी बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जो थ्योरेटिकल हैं और आप उनको जो है आप उनको एक खास तरीके से जो है वो उसमें उसमें पढ़ने में आपको थ्योरी को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वैसे जो है ऐसे सब्जेक्ट्स वो मतलब समझ में आ जाते हैं। उनका ज्यादा सिलेबस भी इतना फैला हुआ नहीं होता, इजीली जो है आप उनको गो थ्रू कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से कर लेते हैं, वो इतनी मुश्किल नहीं होती। वैसे मैं आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के हवाले से भी किसी वक्त अपनी किसी वीडियो के अंदर उसको पढ़ने की टेक्निक्स बताऊंगी, क्योंकि थ्योरी को पढ़ने का भी एक एक तरीका होता है। और बहुत से लोग जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को डिसलाइक करते हैं। हालांकि अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को देखा जाए, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस किया जाए तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी आपको बड़े अच्छे मार्क्स देकर जाते हैं। इनका प्लस पॉइंट ये होता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स का सिलेबस ज्यादा नहीं होता। आप फिलोसफी ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल है, आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं कि अगर आप उनको फॉलो कर ले तो यकीन माने कि फिलोसफी ऑफ लॉ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा क्योंकि मैं जो है पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो आई लव थेरीज। मुझे थेरीज बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि थेरीज को पढ़ने की जो टेक्निक है वो मैंने जान ली अब, और वो टेक्निक भी मैं किसी वक्त में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अच्छा, अब दूसरे किस्म के जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं एलएलबी के 3 सालों में या 5 सालों में, वो कोडिफाइड होते हैं। कोडिफाइड सब्जेक्ट्स वो होते हैं विच आर बेस्ड ऑन द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के इनेक्टेड लॉज के ऊपर वो बेस करते हैं। अब इसमें जो जैसे आप कॉन्ट्रैक्टेड पढ़ते हैं, आप जो है पीपीसी पढ़ते हैं, इसी तरीके से आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, ये सारे के सारे कोडिफाइड हैं। एक जो जिसको कहिए पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट्स जो हैं, स्टैट्यूट्स जो हैं, ये उनके ऊपर बेस करते हैं। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का अपना एक टेम्परामेंट होता है, अपना एक तरीका होता है। और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है इसका बेयर एक्ट। आप जब भी किसी किसी भी आप कोडिफाइड लॉ को पढ़ें तो बेस्ट वे ये है कि आप उसका बेयर एक्ट अपने साथ रखें। अब आपके जहन में आएगा कि बेयर एक्ट से क्या मुराद है। बेयर एक्ट मींस द एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ द इनेक्टमेंट मेड बाय और पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है उसका जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है, सिर्फ वो एग्जैक्ट, एक्सक्लूडिंग कमेंट्री, उसके अंदर कमेंट्री नहीं होती। जैसे ये मेरे पास कानूनी शहादत का बेयर एक्ट है। अब इसके अंदर अगर आप इसको खोलें, इसको देखें,
तो इसके अंदर जो है सारे जो इसके 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 जो इसके आर्टिकल्स हैं, सिर्फ वो आर्टिकल्स हैं, उनकी उनकी जो है इसके साथ कोई कमेंट्री नहीं है। कहीं पर भी आपको कमेंट्री नजर नहीं आएगी, आपको आर्टिकल नजर आएगा, उसकी इलस्ट्रेशन है जो भी है वो नजर आएगा, आपको इसकी कमेंट्री नजर नहीं आएगी। सिंपल एक छोटी सी बुक है, एक छोटी सी कुछ पेजेस की एक बुक है, जिसके अंदर सिर्फ एग्जैक्ट टेक्स्ट बताया गया है विदाउट कमेंट्री। एक ऐसी इनेक्टमेंट जिसका सिर्फ जो है एक विदाउट कमेंट्री जो उसका एडिशन है, जो उसका वर्जन है, वो बेयर एक्ट कहलाता है। अच्छा, इसी को अब हर कानून का एक बेयर एक्ट तो होता है, प्लस उसके साथ उसकी एक कानून की एक ऐसी किताब जिसमें उसी एक्ट को लिखा गया और फिर उसके साथ उसकी कमेंट्री भी दी गई, वो आपकी बुक है, वो उसको आप देखिए, उसके साथ उन यानी यहाँ पर सिर्फ जो है वो आर्टिकल्स दिए गए या सेक्शंस दिए गए जो भी आपका स्टैट्यूट है। लेकिन जो आमतौर पर जो दूसरी बुक्स आपको मिलती हैं विद कमेंट्री मिलती है, वो फिर आपकी बुक बन जाती है। आप किसी भी ऑथर की देख लें, जिस किस्म की आपको जो है वो कमेंट्री रिक्वायर्ड है। जैसे ये बेयर एक्ट अभी मैंने आपको बताया था कि वो बेयर एक्ट है और उसके अंदर सिर्फ आर्टिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये मेरे हाथ में ये जो है उसकी ये बुक है, यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है और ये आर्टिकल के बाद जो है ये इसका साइनॉप्सिस दिया गया, साइनॉप्सिस के बाद जो है इसकी पूरी कमेंट्री दी गई। इसी तरीके से कानून की हर हर स्टैट्यूट या हर एक्ट के बारे में आपको बेयर एक्ट भी मिल जाएगा। सिंपल आप उसको भी सामने रखिए, उसको देखें, और साथ में आपने पढ़ने के लिए एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से जब आपने उसको प्रिपेयर करना है तो आप अपने पास बुक रखिए जिसमें कमेंट्री हो। अच्छा, अब जब होता मसला ये है कि जिस वक्त हमारा स्टूडेंट हम पहली दफा उसको जिस वक्त एक एक्ट पढ़ाते हैं, और यूजुअली ये स्टार्ट होता है अगर आप 5 इयर्स में हैं तो पार्ट 3 से जो है वो स्टार्ट होता है, और अगर आप 3 इयर्स में है तो पार्ट 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं या पीपीसी पढ़ते हैं तो आपके पास आपको एक्ट या स्टैट्यूट से आपका वास्ता पड़ता है। और हमारा स्टूडेंट उस वक्त गलती ये करता है कि सिंपली वो सुनता है लेक्चर और उसके बाद उसने बुक देखी, और बुक भी वो देखी जिसके अंदर जो है वो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, ज्यादातर कीज जो है वो ली जाती हैं और उनकी मदद से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया जाता है। इससे उसका नुकसान ये होता है कि उसकी नॉलेज नहायत लिमिटेड हो जाती है। वो चंद किस्म के जो मखसूस किस्म के क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को वो पढ़ता है, और उसके अंदर वो सिर्फ कमेंट्री पढ़ता है, एग्जैक्ट वर्जन जो है वो बहुत कम वो देखता है। उसको पता ही नहीं होता कि असल में कानून है क्या चीज। ये जो लिमिटेड नॉलेज है इसके साथ वो पेपर तो पास कर लेता है, इसमें उसका उसका जो है वो उसका उसकी डिग्री उसको मिल जाती है। लेकिन होता ये कि जिस वक्त वो प्रैक्टिस के लिए जाता है और जब उसको अपना केस जो है वो प्रिपेयर करना होता है, तो उसको ये समझ ही नहीं आती कि अब प्रैक्टिकली अब मैं चैम्बर में बैठकर मैं अपने क्लाइंट के केस को प्रिपेयर करूं तो मैं कैसे करूं, क्योंकि उसको बेयर एक्ट का ही पता नहीं है। बेयर एक्ट अगर वो ले भी लेता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसमें से सेक्शंस, उसमें रेलेवेंट जो मटेरियल है वो कैसे निकालना है, वो इन चीजों से वो बिल्कुल उसको आ रही होता है, उसको इन चीजों का पता ही नहीं होता है। अच्छा, अभी प्रैक्टिस की स्टेज भी बाद में गई, जब वो शुरू के सालों में बगैर बेयर एक्ट के वो स्टैट्यूट्स जो है वो पढ़ता है, और जब वो फाइनल ईयर में पहुंचता है और फाइनल ईयर में बेयर एक्ट की बात आती है तो वो यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि बेयर एक्ट है क्या चीज। मैं आपको यकीन माने अपने जाती तजर्बे, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर बता रही हूँ, ये बात हकीकत है कि पार्ट 3 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो खुद आकर मुझसे मुझसे आके ये तक पूछते हैं कि बेयर एक्ट किसको कहते हैं मैम, बेयर एक्ट क्या होता है। और अफसोस होता है कि ये लोग इतने स्टैट्यूट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक बेयर एक्ट जो है इसके बारे में इनको पता नहीं है। अब फाइनल ईयर के अंदर आप देखें कि फाइनल ईयर में पेपर अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है आपको वो चेंज करनी चाहिए, लेकिन आप चेंज नहीं करते। फाइनल ईयर में 4 पेपर्स के अंदर आपको यूनिवर्सिटी बेयर एक्ट प्रोवाइड करती है। आपको सीपीसी में बेयर एक्ट मिलता है, सीआरपीसी भी मिलता है, माइनर एक्ट्स भी मिलता है, प्लस आपको क्यूएसओ में मिलता है बेयर एक्ट। अब इनमें बेयर एक्ट देने का मकसद क्या है, क्यों दिया जाता है। बहुत से लोग तो मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ तक कहते हुए सुना कि मैम इस सब्जेक्ट को इसकी टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, इसमें बेयर एक्ट मिलना है ना, इसमें बेयर एक्ट मिलना है, सिंपली उस बेयर एक्ट को देखेंगे और उसमें से कॉपी पेस्टिंग कर लेंगे। यकीन जानिए बेयर एक्ट देने का मतलब या उससे गरज यूनिवर्सिटी की ये हरगिज नहीं है कि वो आपको कॉपी पेस्ट करने का लाइसेंस दे रही है।
बेयर एक्ट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उससे कॉपी पेस्ट करें। और एंड बिलीव मी कि बहुत से लोग जो बेयर एक्ट से सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको कोई नंबर नहीं मिलता है। बल्कि ये यूनिवर्सिटी के जो है, अगर आप पास्ट पेपर्स देखें, उसके अंदर ये एक एक पेपर के शुरू में ना ऊपर हेडर में एक लाइन लिखी हुई होती है कि mere reproduction from the bare act shall carry no marks at all। कि अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करेंगे बेयर एक्ट से, उसी से रिप्रोडक्शन करेंगे, तो उसके कोई नंबर आपको नहीं मिलने। ये 2-3 सालों के पेपर जो है मैंने देखे हैं, उनके अंदर ये लाइन नहीं लिखी होती, लेकिन पहले लिखी भी हुआ करती थी। अब अगर नहीं भी लिखी हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉपी पेस्ट आपको करने का हक दे दिया यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि पेपर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो बहुत सी चीजें जो नहीं लिखी होती। क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो ये भी नहीं लिखा होता कि चीटिंग जो है दैट इज फॉरबिडन। वो तो उसके ऊपर ये भी नहीं लिखा होता, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि सबको आजादी हासिल है कि सब नकल करें और अपनी मर्जी से जो है एक दूसरे से बाहमी मुशावरत से पेपर करें। ये चीजें उसके ऊपर नहीं लिखी होती, लेकिन हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमने ये काम नहीं करना, ये रूल है। इसी तरीके से अगर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये नहीं भी लिखा हुआ कि आपने बेयर एक्ट से जो है सिर्फ रिप्रोडक्शन हाल ही आपने नहीं कर देनी, तो तब भी आप ये अपने जहन में बिठा लें कि यूनिवर्सिटी आपको बेयर एक्ट इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रही कि आपने इससे कॉपी पेस्टिंग करनी है, आपने उसे कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। अब फिर सवाल वहीं पर है, फिर बेयर एक्ट दिया क्यों जाता है, पहले तो ये क्लियर कर ले। मकसद ये हरगिज नहीं है। फिर इसका मकसद क्या है? देखिए, जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं, तो फाइनल ईयर किसी भी प्रोफेशनल डिग्री का हो, उसके अंदर फाइनल ईयर में जाके बच्चे को जो प्रैक्टिस है, उसकी जो जो फील्ड है, उसके हवाले से जो उसने प्रैक्टिकली जो कुछ करना है, उसके लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। यानी जैसे एक हाउस जॉब करवाई जाती है एक डॉक्टर को, उसी तरीके से आप जब अपने फाइनल ईयर में पहुंचे हैं, तो अब आपको बताया जा रहा है कि वो कानून जो आपने पहले पढ़ा, जिसके बारे में आपने नॉलेज ली, अब उस नॉलेज को जब आपने कोर्ट के थ्रू या लॉ के थ्रू एक एक प्रोसीजर को फॉलो आपने कैसे करना है और कैसे आपने बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैंने शुरू में आपको बताया कि एलएलबी के अंदर दो तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, एक थ्योरेटिकल होती है और एक कोडिफाइड होती है। कोडिफाइड को हम फर्दर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसकी सब डिवीजन कर सकते हैं दो तरह से। एक वो कोडिफाइड लॉज होते हैं जो सब्सटैंटिव होते हैं, और एक वो एक सॉरी एक 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 वो है जो सब्सटैंटिव है, और दूसरे वो जो है वो लॉज हैं या वो कोडिफाइड लॉज हैं जो प्रोसीजरल होते हैं। अब जो सब्सटैंटिव लॉ है वो क्या है? सब्सटैंटिव लॉ वो है सिंपल। सब्सटैंटिव लॉ क्या है? वो लॉ जो सिविल साइड पे आपको अपनी जो राइट्स और लायबिलिटीज हैं उनके बारे में बताता है, और जो अगर क्रिमिनल साइड पर है तो वो आपको क्राइम और उसकी पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। एक इंडिविजुअल को सिविल साइड में वो लॉ जो इंडिविजुअल को सिविल साइड पर उसकी राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताए, और क्रिमिनल साइड पे बताए कि क्राइम्स क्या है, उनकी पनिशमेंट्स क्या है, वो सब्सटैंटिव लॉ सिंपली वो बता देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इन शॉर्ट अगर आप कहना चाहें, तो सब्सटैंटिव लॉ आपको सिंपली ये बताता है आपके लिए क्या है क्या नहीं है, क्या आपने करना है क्या आपने नहीं करना है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो आपको बता देता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूट आप करेंगे, कैसे वो बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो डिस्चार्ज उसको कैसे किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच किन सर्कमस्टांसेस में होगी, या कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है पार्टीज की राइट्स और लायबिलिटीज क्या होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसने वो बता दिया। पीपीसी आपका सब्सटैंटिव लॉ है, वो आपको बता देता है कि ये अगर इस तरीके से करेंगे ना तो ये थेफ्ट बनेगा, अगर इस तरीके से एक्ट करेंगे तो हाउस ब्रेकिंग बनेगा, इस तरीके से एक्ट करेंगे तो डेकॉइटी बनेगा, उसने आपको उसके हवाले से बता दिया। अब अगर एक शब्द, अगर हम सिविल साइड पे बैठे हैं और वाकई हमें कॉन्ट्रैक्ट का तो पता चल गया क्या क्या चीज होती है, लेकिन अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और दूसरी पार्टी ने ब्रीच कमिट कर दी, तो हमने हमने क्या करना है, हमने कैसे कोर्ट में जाना है, कैसे हमने रेमेडी लेनी है, हमें क्या रिलीफ मिल सकती है, प्रोसीजर क्या है जिसको हमने फॉलो करना है, वो प्रोसीजर हमें बताता है प्रोसीजरल लॉ विच इज देयर इन द सिलेबस ऑफ फाइनल ईयर सीपीसी। सिविल प्रोसीजर कोड हमें बताता है कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। इसी तरीके से एक क्राइम कमिट हो गया, अब वो क्राइम जो है वो थेफ्ट है या हाउस ब्रेकिंग है या वो डिकॉइटी है या वो रॉबरी है, वट, उसके लिए हमने कैसे जो है वो जाना है उसके लिए कोर्ट में, और कैसे जो है हमने एक क्रिमिनल को उसको अंजाम तक पहुंचाना है, वो जो प्रोसीजर है वो कहां पर है, सीआरपीसी में। अब सीपीसी हमें सिविल प्रोसीजर कोड हमें सिविल साइड के लिए प्रोसीजर बता रहा है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें क्रिमिनल साइड के लिए प्रोसीजर बता रहा है।
इस तरीके से हम अपने लॉस को दो तरह से, हमने शुरू में सब्सटैंटिव लॉ पढ़ा और उसके बाद फाइनल ईयर में जब हम पहुंचे तो अब हमें प्रोसीजर बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकली आपने जब फील्ड में एंटर होना है तो आपने ये करना है। सिविल साइड पर आप जाएंगे तो पहले आपने, हमें प्लीडिंग्स और कन्विंसिंग में बताया जाता है, आपने इस तरीके से जो है प्लेन तैयार करनी है, यहाँ पर आपने जाना है, आपने आपका केस रजिस्टर हो गया, फिर आपने जो है फर्स्ट हियरिंग पर आपने क्या करना है, फिर आपने कैसे जो है समन्स इशू होंगे, कैसे जो है वो इश्यूज इश्यूज फ्रेम होंगे, किस तरीके से जो है वो हियरिंग होगी, क्यूएसओ हमें बताता है कि एविडेंस कैसे ली जाएगी, फिर फाइनली जो है कोर्ट की वर्डिंग, फिर जजमेंट आ जाती है, डिग्री आ जाती है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन कैसी होनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारा जो प्रोसीजर है वो हमें सिविल प्रोसीजर कोड बता देता है। क्रिमिनल साइड पर इसी तरीके से एफआईआर से लेकर चार्जेस बनने तक, फिर वो रिमांड तक, फिर जो बेल है, बिफोर अरेस्ट है, या जो भी है, वो सारी डिटेल जो है वो हमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर वो मौजूद है, और हम उसकी वजह से उसको हम सारा हम देखते हैं। अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने पहले पढ़े हुए सब्सटैंटिव लॉ के लिए अब प्रोसीजर पढ़ना है फाइनल ईयर में। अब उसको उस प्रोसीजर को जिस वक्त उसने उसको उसने स्टडी करना है, तो उस प्रोसीजर के लिए जो उसको क्वेश्चन जो उसको पूछा जाता है वो भी इसी किस्म का होता है। फाइनल ईयर में जब वो बैठा है ना और उसको जब पेपर आया है, तो वो उसमें यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है कि ये जब अपना आंसर अपना रिप्रोड्यूस करे आंसर शीट के अंदर, तो ये सारे का सारा प्रोसीजर हमें बताए। मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट को एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी, प्लीज इसको नसीहत पर समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप नसीहतें सुनना नहीं चाहते, और यकीन माने मैं भी नसीहतें करना नहीं चाहती। मैं आपको एक काम की पत्ते की बात एक बताना चाहती हूँ, एक टिप आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रही हो फाइनल ईयर में, तो हमेशा ये सोचकर पेपर अटेम्प्ट करें कि आपसे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपसे सवाल कौन पूछ रहा है, आपका क्लाइंट। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये सोचकर अटेम्प्ट करें कि यू आर सिटिंग इन द चैम्बर, योर क्लाइंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही हैज अ प्रोपोजिशन, और आपने उसके प्रोपोजिशन को सुन के उसके उसको सजेस्ट करना है, उसको एडवाइस करना है। और जब आप ये अपने ऊपर कैफियत तारी करेंगे ना, तो फिर जो आप अपना पेपर उसके उसके जब जवाब को आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा बन जाएगा कि वो इंप्रेसिव होगा। अब जैसे एक क्लाइंट, फर्ज करें, मैं मिसाल आपको दे रही हूँ, फर्ज करें एक क्लाइंट आपके पास आया है और वो कहते जनाब एक्स पार्टी हो गई मेरे खिलाफ, अब मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपको ये तो चले, ये तो आपको पता है एक्स पार्टी क्या होती है, एक्स पार्टी डिग्री क्या है, और ये किस वजह से जो वो हो सकती है। अब आपने उसको रेमेडीज बतानी है, रेमेडीज बतानी है। तो आपको अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया है, तो आप उसको वो सारी रेमेडीज आपने बतानी है जो आपने चैम्बर में बैठ के कल को अपने क्लाइंट को बतानी है। वो रेमेडीज आर मोर देन वन। आपने आपको सारी रेमेडीज आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। आप उसको बताएं, 12(2) की एप्लीकेशन भी दे सकते हो भाई, 96 में जो है अपील भी कर सकते हो, 114 में रिव्यू भी कर सकते हो, 115 में रिवीजन भी कर सकते हो, 199 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी आप पिटीशन कर सकते हो, और कुछ नहीं तो 151 के तहत आप इनहेरेंट पार्ट्स के लिए भी सिविल कोर्ट को कह सकते हो, इनहेरेंट पार्ट्स के तहत भी आप रिलीफ मांग सकते हो एक सिविल कोर्ट से। अब ये सारी रेमेडीज जो है ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्रॉस रेफरेंस करके आप ये सारी, बल्कि अगर कहीं भी किसी किसी क्वेश्चन के अंदर किसी और कानून के तहत भी आपको कहीं से कोई कोई मदद मिल सकती है, तो वो सारी चीजें भी आपकी फिंगर टिप पर होनी चाहिए। जैसे अगर आप कन्फेशन का क्वेश्चन कर रहे हो और वहां पर आपको कन्फेशन के हवाले से, जो अगर सीआरपीसी के पेपर में पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्फेशन के बारे में जो आपका कानूनी शहादत है वो भी उसके बारे में बात करता है, और वो किस आर्टिकल के तहत बात करता है, और वहां पर किस तरीके से बात की गई है, वहां पर क्या प्रोसीजर बताया गया है, वो भी आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो है वो हमेशा पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करे कि उसने अपने क्लाइंट को एडवाइस देनी है और सारे एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। जब एक स्टूडेंट व्हाइल सिटिंग इन द एग्जामिनेशन रूम ही हैज to discuss any question, any concept from all the aspects, हर जगह से उसको जो है वो रेलिवेंट लॉ आप उसको चाहिए, उसको रेलिवेंट आर्टिकल्स रेलिवेंट सेक्शंस उसको चाहिए, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई हम आपको हेल्प आउट करते हैं, ये देखो ये बेयर एक्ट आपके पास है, इसमें से ढूंढ लो, इसमें से ढूंढ लो कि सेक्शन कौन सा है, क्या क्या इस सारी बुक के अंदर से ये सारे कंटेंट्स है आपके पास, इसमें से आप हमें बताओ आप अपने क्लाइंट को कहां कहां से रिलीफ दे सकते हो। तो फिर आप आपका बेयर एक्ट उस वक्त आपके काम आएगा।
आपने उसमें से, ये नहीं है कि फिर आपने उसमें से उठा के, जैसे यही एक्स पार्टी वाला जो मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप घर से पढ़ के गए हुए होंगे कि एक्स पार्टी के तहत क्या क्या रेमेडीज हैं, तभी तो आप में से कोई कोई एक रेमेडी आपको भूल जाए तो आप यहाँ से उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त के पेपर में आपके पास इतना टाइम होगा कि आप सारा बेयर खोलें और उसमें से आप देखें कि आपको जो है वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सा आर्टिकल जो है, कौन कौन सा सेक्शन जो है वो आपको एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट जो है आपको रिलीफ दे सकता है। तो ये चीज फौरी तौर पर वहां पर एट द स्पॉट तो वो हो नहीं सकती। आपको यूनिवर्सिटी सिर्फ हेल्प आउट करती है इस मामले में कि आपने मुख्तलिफ जगहों से जो है आपने अपने अपने जवाब के अंदर आपने मुख्तलिफ जगहों से जो सेक्शंस हैं उनका हवाला देना है, रेफरेंस आपने देना है। तो आप बेयर एक्ट को देख लें और इसके अंदर से, पूरे बेयर एक्ट के अंदर से अपने सवाल के जवाब के लिए जहां पर भी आपकी मेमोरी आपका साथ छोड़ती है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर दें। आपको मैं एक एग्जांपल मैं आपको दूं। जब हम बचपन में उर्दू का पेपर किया करते थे, तो उर्दू में हमें एक शेर दिया जाता था और हमें कहा जाता था कि इसकी तशरीह करें। शेर हमारे सामने होता था, हमने उसकी इलेबोरेशन करनी होती थी, एक्सप्लेनेशन हमने करनी करनी होती थी। ये जैसे हदीस हमें दी जाती थी इस्लामियात के पेपर में और कहा जाता था इसकी तशरीह करें। तो ये जो बेयर एक्ट है ना, इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी ही है कि आपको बेयर एक्ट दे दिया गया, सेक्शंस आपके सामने हैं या आर्टिकल्स आपके सामने हैं, आपने इनको इलेबोरेट करना है, इनकी कमेंट्री लिखनी है। पहले सालों में जो जिस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट किया वो डिफरेंट था। वहां पर अगर आप सेक्शन का नंबर मेंशन नहीं, हम कहते हैं अपने अपने स्टूडेंट को वो पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में, हम कहते हैं मत नंबर अगर एग्जैक्टली याद है तो ठीक है मेंशन कर दो, अदरवाइज किसी सेक्शन का किसी आर्टिकल का सिंपली जो है वो रेफरेंस दे दो और आप उसमें बता दो कि कानून क्या कहता है। वहां सिंपली आपने जो है एज इट इज भी आपने किसी सेक्शन को, किसी आर्टिकल को आपने वो कोट कर दिया, तो वो दैट वाज कंसिडर्ड सफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर आके लॉ कहता है, सॉरी यूनिवर्सिटी कहती है कि बेरेट तो हम आपको दे रही है, कानून क्या है हमें पता है, हमने आपको बता दिया, दे दिया कानून क्या है, आप ढूंढ के बताओ कानून कहाँ है। अब ये जो बेयर एक्ट की लॉजिक है ना, इसमें यही चीज है कि पहले सालों में आपको बताया जाता है व्हाट द लॉ इज, व्हाट द लॉ इज। अब फाइनल ईयर में आपको बताया जाता है, आपसे कहा जाता है ढूंढो वेयर द लॉ इज। अब आपने ढूंढना है, इस बेयर एक्ट के अंदर से आपने ढूंढना है कि कानून कहाँ पर है। और ये काम आपको इसलिए आपसे करवाया जाता है कि आपको कल को जब आपने एक प्रोफेशनल बनना है, तो प्रोफेशनल बनने की प्रैक्टिस अभी से अगर आपके आपके पास होगी, तो कल को आप अच्छे तरीके से आप केस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप अपने चैम्बर के अंदर जो है वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और जो एक जिसको कहें अनलकीली, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करते। मैं मेरी इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत से लोग जो हैं वो, मुझे पता है कि वो बेयर की को कहेंगे ठीक है पास होना ना, तो पास तो हम ऐसे भी हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम दो चार क्वेश्चन जो हैं वो याद कर लेते हैं तो हो जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, डिग्री मिल जाती है, डिग्री मिल जाएगी। आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप कर लें, डिग्री आपको मिल जाएगी। किस्मत साथ दे जाती है, कहीं ना कुछ हो ही जाता है। चलो ठीक है जी, आपने जो याद किए थे 10-12 क्वेश्चन उसमें से आ गया और आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन मसला तो तब होगा जब कल को आप कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाने के बाद हमारा स्टूडेंट जो सबसे पहली बात करता है वो कहता है थियरी और प्रैक्टिस का बड़ा फर्क है। थियोरेटिकली तो हमने कुछ पढ़ा था और प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है। थियरी और प्रैक्टिस के इस फर्क को, इस गैप को आप फिल कर सकते हैं अगर आप थियोरेटिकली जिस वक्त आपने अपनी पढ़ाई की, अगर आपने उसको सही तरीके से किया, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी आपने उनको पूरा किया। जैसे थ्योरेटिकली जब आप जब कर रहे हैं, जब आप अपनी स्टडीज कर रही हैं, अगर आप बेयर एक्ट को सामने रखते हैं, एग्जैक्ट वर्जन जो है स्टैट्यूट का अगर आप उसको सामने रखते हैं और उसको सामने रख के अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी भी पता चलेंगी जो एक आम बुक से या एक की बुक से अगर आप पढ़ते हुए जिन चीजों को आपने इग्नोर कर देना था, अब आपको यहाँ पर वो पता चल जाएंगी। मैं आपको बताऊं, बहुत से स्टूडेंट्स जब नई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो एक अरसा लगता है उनको ये समझने में कि सीपीसी को कैसे हैंडल करना है, उसमें सेक्शंस कहाँ पर हैं, ये रूल्स क्या चीज होती हैं और ऑर्डर्स क्या चीज होते हैं। इन चीजों को, क्योंकि स्टूडेंट एज इज द बेस्ट फेज, आपकी बेस्ट फेज
कोर्सेज है जहां पर आप इन सारी चीजों को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बेरेट को सामने रख के आज आप बेरेट को सामने रख के प्रिपरेशन करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बल्कि यही चीज कल को प्रैक्टिस में भी आपके काम आएगी। और आपको जो है जब आप अच्छे मार्क्स के साथ एलएलबी करेंगे, और ये एक चीज और भी याद रखिए कि फाइनल ईयर है, अब आपके पास गलती का चांस कोई नहीं है। अगर आपने यहाँ पर, अगर जिन लोगों की डिवीजन कम थी, अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दिस इज द लास्ट चांस फॉर द पर्पस। यहाँ पर अगर आपने अपनी डिवीजन इंप्रूव नहीं की, तो फिर आगे तो कुछ है ही नहीं। तो और 50 बिलो 50% या समझे अप टू 50% भी अगर आपने मार्क्स ले लिए, तो यूं समझें कि आपके पास सिर्फ डिग्री है, उस डिग्री की वर्थ कोई नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, डिग्री की वर्थ वो है जब आप 50 प्लस में आप मार्क्स लेते हैं। आपकी डिग्री जो है जब 50 प्लस में जाती है, तो आपकी डिग्री की वर्थ है। हम घर बैठे हुए हमें लगता है हमने इतना पढ़ लिया, हमारे चलो जी अप टू 50% हमारे मार्क्स आ गए, तो पता नहीं हमने बहुत हमने मैदान मार लिया। लेकिन कल को जब आपने यही डिग्री लेकर आपने फील्ड में जाना है, किसी जगह पर आपने इंटरव्यू देना है, कमरे के अंदर 12 15 20 लोग बैठे हुए हैं, सबके पास डिग्रीज हैं, तो आपको वहां पर ये देखकर हैरत होगी और आपको अफसोस भी होगा कि पीपल सिटिंग देयर आर दे हैव द डिग्रीज विद 50 प्लस। तो 50 प्लस परसेंट के साथ, परसेंटेज के साथ जिनके पास डिग्री होगी, वहां उनके सामने जो है आप उनको कैसे फेस करेंगे, वहां पर आपको अफसोस होगा। तो ऐसी सिचुएशन हरगिज अपने लिए क्रिएट ना करें जिसमें कल को आपको अफसोस हो। टाइम बहुत प्रेशियस होता है और बहुत तेजी के साथ गुजर जाता है, और हर वक्त के साथ जो आप जितना आप उससे फायदा उठा सकते हैं, वो चीज उतना ही वो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि एलएलबी में फाइनल ईयर में आप अच्छे मार्क्स लें, और इस तरीके से पढ़ें कि आपको वाकई, जिसको कहना, पढ़ने का हक अदा हो जाए, और आपको पेपर भी आप इस तरीके से करें कि अच्छे मार्क्स आए, तो सबसे पहले अपने वो तमाम सब्जेक्ट्स जिनके अंदर बेयर एक्ट है, आप उन बेयर एक्ट्स को खरीदें और उनको, और ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो देखिए, हमारे स्टूडेंट्स को ना ये लगता है कि बस पता नहीं मार्केट जाना और वहां से बेयर एक्ट खरीदना। अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है, तो नेट पर अवेलेबल है सारे बेयर एक्ट। आप अपने बुक का नाम लिखिए, क्यूएसओ 1984 लिखिए, बेयर एक्ट जो पहला गूगल पे आपके सर्च करें, जो पहली जो आएगी साइट है, वो उसके अंदर पीडीएफ में आपका जो बेयर एक्ट है वो दैट विल बी अवेलेबल देयर। आप सिंपली उसको डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लें, और आप उसको, उस बेयर एक्ट को देखें, उसको पढ़ें। जो क्वेश्चन आप किसी भी बुक से आप देख रहे हैं, एक एक वक्त होता था कि मैं कीज की बहुत मुखालफत किया करती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि हमारा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स अपना जो है वो तरीकेकार चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उनसे कहती हूँ अच्छा ठीक है, अगर आपने की भी पढ़नी है ना, की भी पढ़नी है, पढ़ ले की भी, लेकिन आप उसके साथ कम से कम अपनी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश तो करें। वही की आप रखें, ठीक है, पढ़ें उसको, लेकिन आप उसके साथ अपने बेरिट भी रखें। अगर आप क्यूएसओ पढ़ रही हैं, आर्टिकल 16 अगर आपने वहां से पढ़ा है, तो बेयर एक्ट के अंदर भी देखें। आर्टिकल 129 की इलस्ट्रेशन बी अगर आपने डिस्कस करनी है, वहां पर बुक के अंदर सिंपल लिखा हुआ है, आप एक्चुअली बेयर एक्ट में से निकाल कर देखें आर्टिकल 129 क्या है, एक्चुअली उसका उसका जो है वर्जन वो क्या है, और उसकी इलस्ट्रेशन बी को ही क्यों इसके साथ इसका रेफरेंस दिया गया आर्टिकल 16 के साथ। तो ये चीजें आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें। बेयर एक्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। दिस इज द की टू सक्सेस। आप यूं समझे, फाइनल ईयर में दिस इज द की टू सक्सेस। आपके पास अगर बेयर एक्ट है, तो आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, और बेयर एक्ट के हवाले से अगर आप चाहेंगे, तो मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका भी बता दूंगी। ये भी मैं बता दूं, बेयर एक्ट पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। जो लेजिस्लेचर की जो लैंग्वेज होती है, दैट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग इन सर्टन ओकेजन्स पर, जो है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, और नहीं समझ आता कि लेजिस्लेचर कहना क्या चाहती है, और कुछ टिपिकल किस्म की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज की जाती है, टिपिकल किस्म के जो फ्रेजेस हैं वो यूज किए जाते हैं। और एक अच्छा लॉयर कल को तभी आप बन सकते हैं, तभी आप अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट के केस को तैयार कर सकते हैं, आर्गुमेंटेशन कर सकते हैं बिफोर द जज, जिस वक्त आप उस टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो, जिस वक्त आपको बेयर पढ़ना आता हो, जिस वक्त आपको ये पता हो कि वेयर द लॉ इज। तो मेरी ये जो आज की वीडियो थी, जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, काइंडली इनके ऊपर अमल कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा
कि इनको जो है जैसा मैंने बताया है बेरेक्ट के साथ रख के अपनी बुक के साथ बेरेक्ट को रख के और मिला के जो है उसको पढ़ें। और कल को जब पेपर आप अटेम्प्ट करें और आपको बेरेक्ट दिया जाए तो बेरेक्ट को जो है आपने उसको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसमें से सिर्फ ये ढूंढें कानून कहाँ पर है। ये ना ढूंढें, ये रिप्रोड्यूस ना कर दें कि कानून क्या है। वो तो यूनिवर्सिटी को पता है, आपके एग्जामिनर को पता है कि कानून क्या है। अब आपने उसको बताना है कानून कहाँ पर है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।